गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंकिंग एक्ट। पूरा नाम बहुत लंबा है, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949, लेकिन सिंपली इसको शॉर्ट में बोला जाता है बैंकिंग एक्ट। सर ये एक्ट किस बारे में बताओ, आई डिस्कस। आज की ये पूरी क्लास सिर्फ बैंकिंग एक्ट के ऊपर है। बैंकिंग एक्ट पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं पहले अभी तुम लोग को एक इंट्रोडक्शन दूंगा। ये इंट्रोडक्शन जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, और जो मैं बोलूंगा सब लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, सब लिखा हुआ है। सो इट विल हेल्प यू चैप्टर के रिदम में आने में, पूरा चैप्टर के रिदम में आ जाओगे, ठीक है। बैंक्स किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन की तरह होता है। अगर आपको अपनी देश का इकोनॉमी बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ाना है, तो यू नीड टू हैव अ वेरी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल बैंकिंग सेक्टर इन योर कंट्री, विच वी हैव। सो बैंकिंग सेक्टर जो है ना, वो पूरे इंडस्ट्री इकोनॉमी का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। उसी के दम पे पूरा इकोनॉमी खड़ा है। नाउ बैंक्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, मतलब आपके सामने टॉप लेवल के बैंक्स भी होते हैं, छोटे बैंक्स भी होते हैं। हम और तुम, हम लोग ना सिर्फ बड़े बड़े बैंक्स का नाम जानते हैं, ठीक है, जिनके ब्रांचेस हम लोग अपने आसपास देखते हैं, बस हम उसी का नाम जानते हैं। बट देन देर आर वेरी स्मॉल बैंक्स ऑल्सो जो रीजनल होते हैं, जिनका ऑल इंडिया ऑपरेशंस नहीं है, जो रीजनल ऑपरेशंस ज़्यादा है उनका, वैसे बैंक भी होते हैं, ठीक है। जैसे कैलकाटा वेस्ट बंगाल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो छोटे बैंक्स हैं, ठीक है। दिल्ली में हैं, बेंगलोर में हैं, चेन्नई हैदराबाद में हैं, ठीक है, इंदौर भोपाल में, दिल्ली में, हर जगह, हर स्टेट के अंदर आप पाओगे कि देयर आर मेनी स्मॉल बैंक्स जिनका नाम दूसरे स्टेट के लोगों ने सुना भी नहीं है। हम सिर्फ बड़ा नाम जानते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि पूरे भारत में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरे भारत में, एचडीएफसी पूरे भारत में, तो उनका नाम सबको पता है। पर जो छोटे बैंक्स हैं, जो पर्टिकुलरली किसी स्टेट के अंदर ही ज्यादा ऑपरेट कर रहे हैं, उनका नाम उतना फैलता नहीं है। बट देयर आर सच बैंक्स। इनके अलावा और भी छोटे बैंक्स होते हैं एकदम, जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो बैंक्स। माइक्रो बैंक का मतलब होता है जो एकदम छोटा बैंक होता है, छोटे छोटे अमाउंट का लोन देता है और रूरल एरियाज में ऑपरेट करता है, उनको ग्रामीण बैंक बोला जाता है। इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं, ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो हर स्टेट का अपना एक ग्रामीण बैंक होता है जो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है। उसका मकसद क्या होता है कि स्टेट के अंदर जितने भी रूरल एरियाज हैं, किसान हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ग्रामीण बैंक्स उनको छोटे छोटे अमाउंट का लोन देता है, ठीक है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड बैंक्स होते हैं मोस्टली, और इनका पर्पस होता है टू एनकरेज द बैंकिंग हैबिट्स इन इवन द रूरल इंडिया। सारे के सारे लोग शहरों में नहीं रहते। ये बात सच है कि शहर में भीड़ बहुत ज़्यादा है, शहर की आबादी बहुत ज़्यादा है, और हमारी जनसंख्या क्या 50% पॉपुलेशन शहरों में ही है, लेकिन 50% आबादी हमारी रूरल एरियाज में भी है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी रहती हैं, तो उनके लिए भी बैंक्स उतना ही इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर इतना ही बड़ा बैंकिंग सेक्टर है, देन यू नीड अ वेरी पावरफुल रेगुलेटर का मतलब होता है देयर हैज टू बी ए गवर्नमेंट अथॉरिटी जो पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करे, ठीक है। तो हु इज द बैंकिंग रेगुलेटर इन इंडिया? द आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, और असली नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना एक कानून के अंतर्गत हुई थी। उस कानून का नाम है आरबीआई एक्ट 1934। सब लिखा हुआ है, डोंट वरी, आरबीआई एक्ट 1934। सो आरबीआई एक्ट 1934 पास हुआ था, और 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। तब से भारत के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, दे आर ऑल रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सारे बैंक्स को एकदम टाइटली कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, कहीं कुछ गड़बड़ है तो तुरंत एक्शन लेके उसको ठीक करता है। इकोनॉमी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है लोन्स के, जो अगर आप लोन लेने जाओ तो आपका इतना ब्याज लगेगा, तो इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द फंड्स अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ दीज बैंक्स। रिजर्व बैंक आराम से इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है। कैसे करता है मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी हम लोग बैंकिंग हिस्ट्री की। वॉट एवर आई एम सेइंग, एवरीथिंग इज रिटन, यू डोंट हैव टू वरी। ये सब जो डिस्कशन होता है, इट हेल्प्स इन लाइक गेटिंग इनटू द रिदम ऑफ द चैप्टर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले भारत में जो बैंक स्थापित हुआ था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया। वो कब बना था? 1770 में, 1770 में बना था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बंद हो गया। फिर उसके बाद और एक बैंक की स्थापना हुई थी 1786 में, जिसका नाम है जनरल बैंक ऑफ इंडिया, वो भी बंद हो गया था।
फिर उसके बाद 1806 के आसपास स्थापित हुआ था बैंक ऑफ कैलकाटा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई की हिस्ट्री की, ध्यान से सुनना। सबसे पहले 1806 में स्थापित हुआ था बैंक ऑफ कैलकाटा, और वो काफ़ी बड़ा होने लग गया था। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे बना, बैंक ऑफ मद्रास बना। इन तीनों को, बैंक ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, इन तीनों को कंबाइन करके बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, विच लेटर बिकेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कानून जो आया था, एक सेपरेट लॉ आया था जिसका नाम है एसबीआई एक्ट 1955। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बना था। भारत का आज भी सबसे बड़ा बैंक जो है वो कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ठीक है, तो एसबीआई कब बना था? एसबीआई एक्ट 1955 में, लेकिन उसकी इतिहास काफी पुरानी है। SBI, although it was properly established in 1955, yet its history dates back to 1806, जब 1806 में सबसे पहले बैंक ऑफ कैलकाटा स्टैब्लिश हुआ था। गोरे जब इंडिया में आए थे तो सबसे पहले उनकी जो राजधानी थी, कैपिटल ऑफ इंडिया था, दैट वाज कैलकाटा। सो बैंक ऑफ कैलकाटा बना था 1806 में। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे बना, बैंक ऑफ मद्रास बना, और इन तीनों को कंबाइन करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, विच लेटर बिकेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसका अपना अलग से कानून आया 1955। बट हिस्ट्री कितना लंबा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो सोच लो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी बैंक है। यहाँ स्टेट का मतलब वो स्टेट नहीं है, मतलब स्टेट का मतलब है सरकार। ठीक है, हम लोग इंडिया में पैदा हुए ना, तो हम लोग की जो स्कूलिंग होती है उससे हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाता है स्टेट वर्ड का मतलब है स्टेट्स, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। पर स्टेट का एक और मतलब होता है इंग्लिश में, विच इज अ कॉमन, सरकार। जैसे हिंदी में लोग नहीं बोलते सरकार, वैसे ही स्टेट। तो स्टेट का मतलब सरकार। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक्चुअली मतलब है सरकारी बैंक ऑफ इंडिया, कि गवर्नमेंट का ये बैंक है। और इस बैंक में बहुत सारे चेंजेस आए, इनके बहुत सारे अलग अलग सब्सिडरीज बने थे, सब मर्ज हो गए वापस। नाउ यू हैव एसबीआई एज अ कॉम्पैक्ट सिंगल स्ट्रक्चर। एसबीआई अपने आप को रेनोवेट भी करते जा रहा है, बदलते जा रहा है। जितने ज्यादा ब्रांचेस एसबीआई के हैं ना, किसी बैंक के नहीं है। और एसबीआई क्योंकि सरकारी बैंक है, तो प्रॉफिट मोटिव से भी ज्यादा उनके लिए पब्लिक इंटरेस्ट मायने रखता है। सो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ बैंक्स इन इंडिया। नाउ यू हैव लॉट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स मतलब बहुत बड़ा रेंज होता है। कमर्शियल बैंक्स में नेशनलाइज बैंक्स भी आते हैं, जैसे पंजाब बैंक, इलाहाबाद बैंक, एंड नॉन नेशनलाइज बैंक्स जिसको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बोलते हैं हम लोग, HDFC, वो सब भी आते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स वो होता है जो पब्लिक डोमेन में ऑपरेट करता है, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन पे पैसा चढ़ाता है। कमर्शियल बैंक्स में नेशनलाइज बैंक्स भी है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी है। अक्सर एक वर्ड हम लोग सुनते हैं शेड्यूल्ड बैंक। सर ये शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है, बता रहा हूं। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत उस एक्ट में एक सेकंड शेड्यूल है। क्या है सर? सेकंड शेड्यूल। उस सेकंड शेड्यूल में जिन जिन बैंक्स का नाम लिखा है उन्हीं सबको हम कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, तो ये लिस्ट ना फिक्स नहीं, ये चेंज होते रहती है समय के साथ साथ। जो बैंक्स ग्रो करके बड़े हो जाते हैं उनका नाम सेकंड शेड्यूल में डाल दिया जाता है, एंड दे आल्सो बिकम शेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल्ड बैंक्स में नेशनलाइज बैंक्स भी आते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आते हैं। अब ये जो इतना लंबा चौड़ा प्रवचन मैंने दिया, लेट्स लुक एट दैट। एक छोटा सा और चीज बोलना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास आपने देखा काफी पुराना है, 1806 से चल रहा है, जबकि आरबीआई बना था 1934 में। तो आरबीआई के बनने के पहले तक ऑलमोस्ट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, वही एक तरह से भारत सरकार का ये रेगुलेटरी बॉडी था फॉर बैंक्स। ओके, लेट्स हैव अ लुक सर। ये तो सेक्शन की लिस्ट है, इसमें तो कुछ याद करना नहीं हमें। इंट्रोडक्शन में आ जाओ। भारत में सबसे पहला बैंक कौन से आया? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सर ये कब आया था? 1770 में, और फिर बाद में बंद हो गया था। दूसरा बैंक आया जनरल बैंक ऑफ इंडिया। सर ये कब आया था? 1786 में, फिर बंद हो गया। द लार्जेस्ट बैंक एंड विच इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी हिस्ट्री क्या है? इट ओरिजिनेटेड एज बैंक ऑफ कैलकाटा। सबसे पहले बैंक ऑफ कैलकाटा के तौर पे बना था 1806 में। फिर इसके बाद जाके इसका नाम बदल के बैंक ऑफ बंगाल हुआ। दो और बैंक स्थापित हुए, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। फिर इन तीनों को, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास को मर्ज करके बना दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। और फिर फाइनली ये बन गया था 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना एक अलग एक्ट है, एसबीआई एक्ट 1955। सो ये जो इंपीरियल बैंक है, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक आरबीआई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर आरबीआई केम इनटू एग्जिस्टेंस। फॉर मेनी ईयर्स दीज प्रेसिडेंसी बैंक्स, इसको इंपीरियल बैंक को, ये सब बैंक्स है ना, बैंक ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे, इनको प्रेसिडेंसी बैंक्स बोलते थे। दे एक्टेड एज अ क्वाजी सेंट्रल बैंक, मतलब दे वर ऑलमोस्ट लाइक आरबीआई इन इंडिया।
until RBI was formally established through a statute जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। ठीक है, भारत में जितने भी बैंक्स होते हैं ना, इनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक वो होता है जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जिसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर नेशनलाइज्ड बैंक्स भी आते हैं, स्टेट बैंक भी आते हैं, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक को बोलते हैं ग्रामीण बैंक, फॉरेन बैंक्स भी आते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आते हैं, सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक, द टर्म कमर्शियल बैंक refers to both scheduled banks as well as non-scheduled commercial banks। कमर्शियल बैंक का वही बेसिकली पर्पस है जो कमर्शियल लेंडिंग में एंगेज्ड है, लोगों से, जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया और बिजनेसेस को लोन दिया, कमर्शियल लेंडिंग। ठीक है, सो सर दैट इज द इंट्रोडक्शन। तो इतना जो मैंने ज्ञान दिया पूरा ये सब यहाँ कवर्ड है। इट गेट्स यू इनटू द रिदम ऑफ द बैंकिंग एक्ट। अब बैंक का मेन काम क्या है सर? जनता से डिपॉजिट लेना और फिर उसको लोन देना या इन्वेस्टमेंट करना, यही काम है इनका। जनता से जो लोग डिपॉजिट लेते हैं वो चार तरह के होते हैं, तुम लोग जानते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इनको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं बिकॉज इनसे पैसा आप कभी भी निकाल सकते हो। लेट मी गिव यू सम बैकग्राउंड। तुम सबका एक सेविंग्स बैंक अकाउंट पक्का है, तुम सबका सेविंग्स बैंक अकाउंट है। सेविंग्स बैंक अकाउंट में ब्याज मिलता है, अभी ब्याज के रेट्स बहुत कम हो रखे हैं, 2.5-3% चल रहा है। ठीक है, तो सेविंग्स बैंक अकाउंट में तुमको ब्याज भी मिलता है और तुम लोग जब चाहे उसमें रुपया निकाल सकते हो। ठीक है, मैं टीचर हूँ, मैं ऑब्वियसली एक कॉमर्शियल कोचिंग सेंटर रन कर रहा हूँ, तो मुझे सेविंग्स अकाउंट तो मेरा पर्सनल है पर मुझे करंट अकाउंट मैंडेटरी है। ठीक है, क्यों करंट अकाउंट क्यों मैंडेटरी है? इन बिजनेस बहुत सारा जो मेरा ऑनलाइन सेल्स हो रहा है वो पैसा सीधा बैंक के अंदर आता है, सारे एक्सपेंडिचर वहीं से होते हैं, तो बैंक वाले मुझे ये सारा ऑपरेशन सेविंग अकाउंट से करने नहीं देंगे। जहाँ भी बैंक देखता है कि कमर्शियल पर्पस के लिए बैंकिंग हो रही है, वो लोग आपको बोलते हैं कि आप ये सेविंग्स अकाउंट नहीं चला सकते, आपको करंट अकाउंट में आना ही पड़ेगा। सो ऑब्वियसली जितने भी बिजनेसेस अकाउंट्स होते हैं ना, सबके सब करंट अकाउंट होते हैं जिसमें 0% इंटरेस्ट मिलता है, पैसा उसके अंदर फ्लो करता है और फिर पैसा रेगुलरली एक्सपेंसेस में आउटफ्लो भी करता है। बैंक वाले इन दो अकाउंट पे बहुत फोकस करते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। बोथ दीज अकाउंट्स आर डिमांड डिपॉजिट बिकॉज कस्टमर जब चाहे उससे पैसा निकाल सकता है। ठीक है, मैं जब चाहे करंट अकाउंट अपना खाली कर सकता हूँ, सेविंग अकाउंट खाली कर सकता हूँ, तो कंबाइन करके ये लोग इसको बोलते हैं कासा। कासा का मतलब क्या होता है सर? करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट को टुगेदर कंबाइन करके क्या बोला जाता है? कासा। ओके, ये इनका फेवरेट है, डिमांड डिपॉजिट, तो इसी से सबसे ज्यादा पैसा वो लोग रेस करते हैं। और दूसरा तो फिक्स्ड डिपॉजिट होता ही है। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर बेसिकली टाइम डिपॉजिट्स, क्योंकि उसमें आपने पैसा जमा किया तो एक सर्टेन पीरियड के बाद उसका मैच्योरिटी होगा, फिर ही आप वो पैसा निकाल सकते हो। तो एक तरफ है कासा अकाउंट्स, दूसरी तरफ है एफडीज। रिकरिंग डिपॉजिट को भी ये लोग एफडीज ही बोल के रेफर करते हैं। नाउ थोड़ी देर पहले आई वाज डिस्कसिंग विथ यू कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, वो मार्केट के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करता है। कैसे करता है मैं बता देता हूँ। मनी इज ऑल्सो अ कमोडिटी। ठीक है, मनी का कीमत है, मनी का जो प्राइस है वो है इंटरेस्ट। जैसे एक एग्जांपल सोचो, जरा थोड़ा सा बड़ा होकर सोचो। नाउ यू गाइज आर फाइनल लेवल स्टूडेंट्स, तो तुमको अपना जो सोच का दायरा है थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। थिंक अबाउट इट। सपोज मान लो कि मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। ठीक है, तो मैं बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लूंगा, पर बदले में वो मेरे से क्या मांगेगा? इंटरेस्ट मांगेगा, कुछ इंटरेस्ट मांगेगा, 10%, 12%, वॉट एवर इंटरेस्ट वो मांगेगा। So interest that I am paying on the loan is the cost of the loan। तो लोन एक ऐसी कमोडिटी है जिसके लिए मेरे को कीमत चुकानी पड़ रही है, इंटरेस्ट। अगर मार्केट में टोटल जो मनी अवेलेबल है, सप्लाई ऑफ मनी बाय द बैंक्स, ठीक है, बैंक्स लोग जितना भी पैसा मार्केट में डाल रहे हैं, लोन के तौर पे चढ़ा रहे हैं, उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। अगर डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज किया जाए तो प्राइस को मैनेज कर सकते हैं। वैसे ही अगर सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल किया जाए तो इनडायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन लोन के रेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आरबीआई ने इसके लिए एक फंडा निकाला है जिसका नाम है कैश रिजर्व रेशियो। ये कैश रिजर्व रेशियो का क्या फंड है? लिसन टू मी। आरबीआई सारे बैंक्स को बोलता है कि आप लोग अपना टोटल पैसा जो आपके हाथ में है, जो आपने जनता से एक्सेप्ट किया डिपॉजिट,
उसका एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास रखवाइए। ये पैसा का जो रेट है ना वो वेरी करता रहता है, ये 4-5% के आसपास रहता है। तो सपोज कोई बैंक है, उसके हाथ में जितना भी फंड है उसको 4% आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक के हाथ में फंड्स कम बचेंगे। अगर सपोज मान लो बैंक ने अपना 4% अमाउंट आरबीआई के पास जमा रखवा दिया, तो बैंक के हाथ में कितना बचा? 96%। तो लोन पे तो वो उतना ही चढ़ा पाएगा ना, ठीक है। अब अगर आरबीआई ने कल को 4% को बढ़ा के कर दिया 6%, 4 को 6%, कि नहीं अब से तुम लोग 6% मेरे पास रखाओ कैश रिजर्व, ठीक है, तो बैंक के हाथ में तो कम बचेगा, 94% बचेगा। तो बैंक के हाथ में जो अवेलेबल अमाउंट है जिसको वो लोन पे चढ़ा सकता है, उसको आरबीआई कम ज्यादा कर सकता है बाय चेंजिंग द कैश रिजर्व रेशियो। तो अगर बैंक के हाथ में जो पैसा है जिसको वो लोन पे दे रहा है वो अगर कम ज्यादा होगा, तो इससे सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी वो कम ज्यादा होगा, उससे ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट ज्यादा कम होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आरबीआई मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको रेगुलेट करता है। अब लोन पे जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, उसका असर सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स पे पड़ता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोग सबने शायद नोटिस नहीं किया होगा, बट मैंने काफी समय से नोटिस किया है, इंटरेस्ट रेट भयंकर गिर गए इंडिया में, भयंकर गिर गए। क्या मतलब है सर? एफडी पे जो ब्याज मिला करता था एक टाइम पे 8.5-9%, वो गिरते गिरते 8, 7.5, 7, 6, 5.5% ऐसे हो गया है। अभी मोर और लेस एफडी पे 5.5% रेट चल रहा है, विच इज नॉट इवन इनफ टू कंपनसेट द इन्फ्लेशन। इतना एफडी का रेट कम हो गया है। और सेविंग्स पे भी जो 4% था वो गिर के 3, 2.5 ऐसे हो रहा है। तो सर ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स कम क्यों हो रहा है? बिकॉज द इंटरेस्ट ऑन लोन्स विच द बैंक आर चार्जिंग वो भी कम हो रहा है। पहले बैंक जब लोन देती थी तो 18% ब्याज लेती थी, अब वो गिरते जा रहा है, वो 12%, 10%, 8% ऐसे हो गया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कम हो गया है, इंटरेस्ट ऑन लोन कम हो गया है, तो लोग ज्यादा लोन लेना चाहेंगे। सोचो अगर हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग हाउसिंग लोन लेंगे बैंक से और घर खरीदेंगे, करेक्ट है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को कम कर दो तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी कम होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन कम करने से क्या होगा? लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, इससे बैंक का बिजनेस बढ़ेगा, बैंकिंग सेक्टर प्रमोट होगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा है। इनफैक्ट आप पाओगे कि जितने भी डेवलप्ड नेशंस है ना, सब में इंटरेस्ट रेट लोअर है। तो भारत भी उसी पाथ पे ही चल रहा है। एक बड़ी बात बोल रहा हूं, ठीक है, बड़ी बात है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एक डेवलप्ड इकोनॉमी का कुछ निशानी होता है, ठीक है। इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको अगर आप गौर से स्टडी करोगे आप पाओगे हम लोग उसी दिशा में जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स का एकदम लोअर हो जाना, टोटल लोन्स इन द इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ जाना, इन्फ्लेशन बढ़ जाना, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाना, ये सब ना डेवलप्ड इकोनॉमी की निशानियां होती है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑब्वियसली जो डेवलप्ड इकोनॉमी होता है उसके अपने पिटफॉल्स भी होते हैं, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उसमें जो लोअर समाज का तबका है वो बहुत ज़्यादा हर्ट भी होता है, ये भी फैक्ट है, ठीक है। तो इंडिया का जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है वो लगभग उससे मैच कर रहा है। तो कैश रिजर्व रेशियो मीन्स every bank has to deposit certain amount of its deposits with RBI. RBI इस कैश रिजर्व रेशियो को ऊपर नीचे करके बैंक के हाथ में जो अवेलेबल मनी है उसको ऊपर नीचे करता है, जिससे अल्टीमेटली जो बैंक लोन दे पाता है उसकी एबिलिटी ऊपर नीचे होती है और इंटरेस्ट रेट पे फर्क पड़ता है। अनदर थिंग दैट वी हैव टू नो इज SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक के हाथ में जितना भी पैसा है, क्या बैंक सारा का सारा लोन पे चढ़ा देगा कि कुछ रख के रखेगा? कुछ सर रख के रखेगा, बिकॉज बैंक के पास अच्छा खासा पैसा जो है वो कासा का है। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो अगर बैंक अपने हाथ में पैसा नहीं रखेगा तो जब ये करंट अकाउंट होल्डर या सेविंग अकाउंट होल्डर पैसा विड्रॉ करने के लिए आएंगे तो बैंक तो बोलेगा अभी तो पैसा नहीं मेरे पास। ऐसा हो सकता है क्या? सो बैंक हैज टू कीप लिक्विड मनी। लिक्विड मनी मतलब रेडी मनी हाथ में अपने रखना पड़ेगा, ताकि कोई भी करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट का बंदा अगर आके पैसा उठाए तो बैंक के पास पैसा देने के लिए। ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो लगभग 18 से 20% के आसपास होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। सो बैंक्स अपने सारे डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज अपने हाथ में लिक्विड फॉर्म में रखता है, उसको लोन पे नहीं चढ़ाता। ये जरूरी है कि लिक्विड रखो, ताकि जब भी कस्टमर विड्रॉ करने आए या एफडी का मैच्योरिटी हो तो आप पैसा दे पाओ। ये दो रेशियोज है, ठीक है। द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू अर्न अ मिनिमम इंटरेस्ट स्प्रेड ऑन द एडवांसेस। अब ये क्या होता है सर? सिंपल, एक तरफ बैंक हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, ठीक है, लेट अस जस्ट से 4%।
दूसरी तरफ बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन द लोन्स दैट इट हैज गिवन, लेट अस से 9%। तो बैंक जब लोन दे रही है तो उस पर 9% ब्याज कमा रही है, और बैंक जब डिपॉजिट जनता से एक्सेप्ट कर रही है तो बैंक उस पर 4% ब्याज दे रही है। तो 9% ब्याज कमाते हैं, 4% ब्याज देते हैं, जो डिफरेंस है 5%, उसको कहा जाता है इंटरेस्ट स्प्रेड। ये इंटरेस्ट स्प्रेड जरूरी है, वरना बैंक के खर्चे, ओवरहेड एक्सपेंसेस, सैलरी ऑफ द स्टाफ, प्रॉफिट, वो सब कहां से आएगा? सो देयर हैज टू बी अ डिफरेंस इन द इंटरेस्ट इनकम अर्नड माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर is known as interest spread. तो बैंक नेट तो ज़्यादा इंटरेस्ट कमाता है, तभी तो बैंक का इतना सारा खर्चा, एक्सपेंस वगैरह मीट हो पाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सैलरी, कॉस्ट वगैरह सब। ठीक है, ओके। सो दिस इज अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द बिजनेस ऑफ बैंक। सर ये सब हमको रट्टा करना है कि नहीं, रीड करना है? मैंने सारे कीवर्ड्स मार्क कर दिए हैं, तो तुम्हारे लिए पढ़ते वक्त इट विल बी वेरी क्विक एंड ईजी। अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इसमें इतने सारे सेक्शंस होते हैं, ये रेंज है। ठीक है, ये टॉपिक्स होते हैं, ये सेक्शंस का रेंज है, पर हमारे सिलेबस में सारा नहीं है। हम लोग जो भी बैंकिंग एक्ट के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू आवर सिलेबस एज पर द बुक ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट की किताब जो है ना, उन्होंने जो जो डाला है उसी के अनुसार हम लोग को पढ़ना है। तो इंस्टीट्यूट ने पूरा नहीं डाला है, ठीक है। अगर इंस्टीट्यूट ने पूरा डाला होता तो बहुत पढ़ना पड़ता, पर उतना नहीं। इंस्टीट्यूट ने थोड़ा डाला है हर चीज का, तो हमें बस उतना ही पढ़ना है, उसी के अनुसार हमें प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। ठीक है, नाउ आई विल स्टार्ट सेलिएंट फीचर्स। अब यहां से क्या होगा, एक एक करके सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा।